वंदन। और सभी को धन्यवाद अपना समय निकाल के यहाँ आए। और ये इच्छा है कि बस जो भी ज्ञान इस पुस्तक से हमें मिलती है हम अपने जीवन में उसको लगाने पाए। और छोटे छोटे वाक्य जो इसमें लेखक बताते हैं उसको हम अपने लिए देखें कि हम अपने निजी जीवन में उसको हम कैसे पाए। और सक्सेस जो हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसको सक्सेस मिले, उसको दौलत मिले, तो ये हम पा सके। तो जैसे कि पहला चैप्टर हमने पिछले सैटरडे देखा था, उसमें जो इस पुस्तक के लेखक है उनका नाम है नेपोलियन हिल। और वो 1937 में ये बुक उन्होंने छापी थी। और ये 500 लोगों को लेकर जो विशेष कुछ किए अपने लाइफ में, उसको उसका विश्लेषण है। और उसका अध्ययन करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको हम भी अपने निजी जीवन में देख सकते हैं और लागू कर सकते हैं कि कैसे इससे हम पूरा फायदा उठा सके। तो आइए देखते हैं। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है थॉट्स आर थिंग्स। विचार ही वस्तु है। और इसको ये शुरू करने से पहले उन्होंने एक कोट किया है कि बोथ पॉवर्टी एंड रिचेस आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ थॉट। तो हम क्या सोचते हैं उसी से हमारा निश्चय होता है आगे का फ्यूचर। चाहे वो गरीबी हो चाहे वो अमीरी हो, तो हमारी सोच से ही वो शुरू शुरू होती है। तो पहले इसमें बताते हैं वो कि एडविन सी बार्न्स नामक एक व्यक्ति थे वो अमेरिका में। और उन्होंने अपने मन में ये विचार लाया कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है और उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना है। ऐसे नहीं कि उनके लिए काम करना है या उनके नीचे अंडर काम करना है। उनको वो इच्छा उनके मन में ये उत्पन्न हुआ। और देखा जाए तो उनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो एक आम इंसान थे। और उनका दूर दूर तक कोई परिचय या पहचान नहीं था मिस्टर एडिसन के साथ। और जैसे हम जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और ये एक आम इंसान था। और इनके अंदर वो इच्छा जागृत हुई बस, लेकिन उसी इच्छा को लेके वो पूरे मन से वो निकल पड़े कि मैं जाऊं। और उनकी लैब में वो पहुंच जाते हैं मिस्टर एडिसन के सामने और उनको ये प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपके साथ ये पार्टनरशिप में काम करने के लिए आया हूं। तो एडिसन बताते हैं कि काफी सालों बाद कि वो जब पहली बार उनको देखे थे तो उनको ऐसा लगा था कि वो तो एक फुटपातिया है, ऐसे ही मेरे सामने आ गया और ये प्रस्ताव रख रहा है। तो खैर कि उनकी उनके जो स्वरूप है, एडविन के स्वरूप में उन्होंने वो देखा कि हाँ उनमें वो तेज है और वो लगन दिखाई दे रही है जो उनको टच करा। और उसकी वजह से उन्होंने उनको नौकरी दी अपने दफ्तर में। और वो छोटी से पगार में, एक कम पगार में वो नौकरी शुरू कर दिए वहां पे। करते करते लेकिन उनके मन में ये जो उत्तेज बने थी, इच्छा थी कि मुझे पार्टनरशिप करना है। लेकिन सबसे पहली बात ये जानने की है कि जब इनके मन में ये ख्याल आया था तो ना उनके पास पैसे थे कि वो ट्रेन पकड़ के मिस्टर एडिसन के सामने पहुंचे। और ना ना एडिसन उनको जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास इतने भी किराए के पैसे भी नहीं थे कि वो जा सके। तो उन्होंने एक लोकल मतलब गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी, उसमें वो बैठ के उनके दफ्तर पहुंच गए और ये प्रस्ताव रखा। और वो जो चाहत जो एडिसन को दिखी उनके स्वरूप में और उनके बातों में, तो उन्होंने ये मौका दिया और वो एक आम सी मतलब कम वेतन में कुछ काम करने लगे उनके ऑफिस में। तो कुछ समय बीतने के बाद लेकिन उनके अंदर ये जो थॉट उन्होंने जो लाई थी, विचार की मुझे काम करना है पार्टनरशिप, वो उन्होंने छोड़ा नहीं।
वो हमेशा अपने मन में ये रखे। और जब एक मशीन है जिसका आविष्कार इन्होंने किया था, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। तो ये एडिसन साहब अपने कर्मचारियों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि इसको जाओ और बेचो तुम लोग। तो जो एडविन सी बार्न्स ने देखा कि कोई कर्मचारी मतलब इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है कि इसको करे, और किसी के अंदर वो उत्सुकता भी नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने वो उत्सुकता दिखाई एडविन सी बार्न्स ने थॉमस एडिसन को, और वो प्रोजेक्ट ले लिए। और मतलब कि वो उस मशीन को लेके, डिक्टेटिंग मशीन जो इन्होंने आविष्कार किया था, उसको लेके वो बेचने निकल गया, और उनको बहुत सफलता हासिल हुई। ये देख करके एडिसन ने उनको अपने इसमें जैसे एक लाइन आता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, उनको ये मतलब ऐसे टैगलाइन लगा के ये बेचना शुरू कर दिया, और काफी सफलता हासिल हुई। और वो उस मुकाम तक जो उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो इतने रिटर्न्स लेके आए, ये प्रॉफिट देख के एडिसन साहब ने उनको मतलब बहुत खुश हुए। और वो बेचने की वजह से वो जो प्रॉफिट उनको मिला, उसकी वजह से उनके पास इतना दौलत हो गया कि वो बिजनेस पार्टनर में उसके साथ, एडिसन के साथ जो उसने सोचा था, वो फाइनली बन पाए। तो ये इस में से हम वही देख सकते हैं कि मतलब अपनी जो इच्छा है उसको पकड़े रखना है, और हर मौके की तलाश में रहनी है, अगर आए तो बस फटाक से लेना है। तो ये एक वाक्य था। और दूसरा है ये आर्यू डार्बी करके एक व्यक्ति है, ये भी एक आम इंसान है। देखिए, हम जितना भी एग्जाम्पल्स हम लोग अभी देखेंगे, ये सभी लोग के पास ना पैसे थे, ना कोई बहुत ऊंची पहुंच थी ऊंची ऊंची लोगों में, और ना ही इनके पास कोई बहुत बड़ा मतलब डिग्री या सर्टिफिकेट थे एजुकेशन के। लेकिन सिर्फ अपने सोच, विचार, लगन और मेहनत से ये उस मुकाम को हासिल किए। तो दूसरी कथा है वो ये कि 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, जो बताते हैं आर्यू डार्बी और उनके अंकल। लेखक बता रहे हैं कि आर्यू डार्बी और उनके अंकल, उस टाइम यूएस में ये चला था कि सोने की खदान है, और उसमें जाके जो खदान में जाके सोना ला सकता है। तो ये इन दोनों के मन में भी ख्याल आया कि हम लोग भी करते हैं, तो दौलतमंद बन बन जाएंगे ऐसे करने से। तो ये लोग निकल पड़े, और जाके इन्होंने खुदाई शुरू की। तो खुदाई करते करते उनको वो दिखा कि हाँ, सचमुच में इसमें कुछ धातु तो है, कुछ अच्छा धातु है। और उन्होंने लैब में भेजा। लैब में पता चला कि जिस ग्राउंड में ये लोग माइनिंग कर रहे थे, मतलब ये गोल्ड का, तो ये सही में बहुत अच्छा है। और इनको आगे जाके इन जो भी ये लगाए थे मशीन्स और टूल्स, तो इनको खरीदने के लिए वो पैसे तो सारे इनको मिल ही जाते हैं। तो उन्होंने उनको मतलब ये दोनों लगे पड़े रहे, और फिर खुदाई करते 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 फिर इनको इनको लगा ऐसे कि सोना आ नहीं रहा है, मतलब सोना दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ देर मतलब ऐसे कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक वो लोग कोशिश में लगे रहे, लेकिन इनको दिखा नहीं, तो वो छोड़ दिए। अब ये पैसे इन्होंने इकट्ठा किया था, वापस जाके जब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया कि हाँ, हमको ऐसे खदान में हाथ लगा है, तो कुछ पैसों की जरूरत है, तो सबने उनको मिलकर पैसे दिए थे। उसी पैसों से इन्होंने मशीन लेकर इसमें खुदाई की काम शुरू की, और बड़े स्केल में इन्होंने खुदाई वदाई शुरू की थी। लेकिन क्योंकि उनके हाथ नहीं आया, तो ये लोग क्या किए, अब उन्हें मतलब निराश हो गए, और उन्होंने पौने दाम में कोई कबाड़ वाले को बेच दिया ये। लेकिन वो कबाड़ वाला जो था ना, वो बहुत क्या कहेंगे, बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने। वो जो था, मशीन को रखा, और गए कोई इंजीनियर को पकड़ के लाया और दिखाया कि हाँ, ये देखो आप, इसमें
कुछ है कि नहीं। तो इंजीनियर ने जो इंस्पेक्शन की उस जगह की, उन्होंने बताया कि बस ये ना एक फॉल्ट लाइन है, एक टर्म है फॉल्ट लाइन। मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, मतलब माइनिंग में होता होगा। तो उस लाइन के बस ठीक 3 फीट की दूरी पे ही वो सोना का पूरा खजाना था। मतलब जो माइनिंग हो सकता था, अ, और सोना इनको मिल सकता था, लेकिन वो लोग सोचे कि नहीं है और छोड़ दिए। लेकिन ये जो कबाड़ वाला था, इन्होंने इस इंजीनियर की बात को मानी और फिर खुदाई चालू करवाई, और सचमुच में उनका हाथ लगा बहुत सारा सोना, और उसको वो बिक्री करके वो माला माल हो गया। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। और तब इनको ये खबर लगी, मिस्टर डार्बी और उनके अंकल को, कि अरे भाई हमारे हाथ से तो ये गया। लेकिन उन्होंने बहुत मतलब जो पैसे लिए थे अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को, तो बाद में जाके वो रिटर्न करते हैं। उसके पीछे भी एक दूसरी कहानी है, वो ये कि डार्बी जो है वो एक सेल्स एजेंट थे, आपके जीमा जीवन बीमा का एजेंट थे वो। और वो काफी हद तक जो वो एक्सपीरियंस ले लिए थे उस सोने की खुदाई की वजह से, उनके दिमाग में वो इतना छप गया था कि वो हर बार वो चीज याद करते थे कि बस मैं इतनी सी दूरी में था और मुझे वो मिल जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो गिव अप कर दिया था स्पिरिट को, तो उनको उनको हार लगी। तो ये शिक्षा इनकी लाइफ में इतना काम आया कि उन्होंने जीवन बीमा जब बेचना शुरू किया, तो वो याद रखते रहे, और काफी हद तक उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छी कमाई की। तो ऐसे ही जब लेखक के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो लेखक उनसे विश्लेषण ले रहे थे, तो कि आप आपके सक्सेस का राज बताइए। तो आर्यू डार्बी ने बताया कि मैं अपने अंकल के साथ एक पुरानी आटा चक्की वाला मिल होता है, वहां पे था, और मतलब उनका ही, उनके अंकल का था। और वो आटा पिसवाने के लिए मतलब वहां बैठे हुए थे, हेल्प कर रहे थे अपने अंकल को। तभी एक बच्ची आती है, छोटी सी बच्ची आती है, और वो खड़ी हो जाती है दरवाजे पे। और मतलब अमेरिका में तो था ये गोरा और काला वाला चलन। तो ये जो थी, ये बच्ची एक मजदूर की बेटी थी, और वो वहां खड़ी हो जाती है। और तो इनके अंकल को वो दिखाई देती है, और फिर वो बोलते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मेरी मम्मी ने भेजा है आपसे 50 सेंट लेने के लिए। तो बोलते, मैं नहीं देता हूँ, तुम जाओ घर। उनको ऐसे धिक्कार देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची वहीं खड़ी है। तो बच्ची को बुलाया, फिर मतलब वो उठे, और उठ के गुस्से में तनतना के वो एक लकड़ी लेते हैं और लेके जाते हैं और उसकी ओर, पूरे गुस्से में, और कहते हैं कि मैं नहीं देता हूँ, तुम जाओ अपने घर, नहीं तो मैं मारूंगा। तो वो बच्ची क्या करती है, वो मतलब एकदम पूरे दृढ़ता के साथ वो खड़ी हो जाती है, उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि आप 50 सेंट देने हैं मुझे, तो आप मैं लेकर ही जाऊंगी। तो वो जो दृढ़ता, मतलब आर्यू डार्बी ने देखा उसके अंदर वो बच्ची का, क्योंकि ये भी अपने अंकल के साथ थे, और अंकल बिल्कुल एकदम कूल हो गए, काम हो गए। और वो संटी रख के अपने पॉकेट में से आधा डॉलर निकाला और निकाल के बच्ची को दे दिया। तो इससे भी उनको बहुत काफी प्रेरणा मिली कि उस बच्ची में वो क्या तेज था, जो इतने गुस्सैल, और शायद उनको वो क्या बोलते हैं उसको, गोरा अश्वेत और श्वेत वाला भाव उनके मन में था। लेकिन वो सब भी खत्म हो गया, और ये बिल्कुल उस बच्ची के बाद से उन्होंने वो पैसे उस बच्ची को दे दिया। तो ये देख के भी उनके मन में काफी वो बाद में जब ये नेपोलियन हिल के साथ ये बात कर रहे थे, तो ये बोले कि मैं अपना श्रेय जो है, आर्यू डार्बी जो एजेंट है, वो अपना सारा श्रेय उस बच्ची को देना चाहते हैं। कि उस मतलब वो बच्ची को जब पहली बार अंकल ने बोला कि तुम यहाँ से जाओ, वो गई नहीं। वो जी हाँ जी जी बोल के वहीं खड़ी रही। फिर दोबारा से जब अंकल गुस्सा होके बोले, तो ये
उस मतलब उनको फेस करती है बहुत करेज के साथ और लेकर ही जाती है वहां से। तो ये कहते हैं कि मतलब मेरे पास वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे आते हैं जो मैं बीमा बेचता हूँ, तो वो लोग नहीं बोलते, लेकिन नई नई से मैं ये नहीं करता, बिल्कुल घबराता नहीं मैं, बल्कि उस बच्ची को याद करता हूँ। और उस बच्ची को याद करने की वजह से मेरी काफी मतलब जो पोटेंशियल बायस थे वो नई से हाँ में आ जाते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने काफी मिलियन डॉलर कमाए हैं। वैसे इस किताब को पढ़ के मेरी जनरल नॉलेज तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं इस पार्ट पे कि हाँ, 50 सेंट लेसन जो मैंने बताया उस बच्ची के बारे में। फिर ये लेखक बताते हैं कि नेपोलियन हिल की हमको ना मतलब आदत है, नहीं असंभव, ये असंभव है। जैसे हम आज दिन तक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा कि मैं बड़े आदमी के साथ काम करूँ या बिजनेस में ऐसे घुस जाऊं, क्योंकि कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली वो माइंडसेट है ना अपना। तो हमको इस वाक्यों को सुन के समझ के अपने अंदर वो इच्छा, वो दृढ़ शक्ति, वो लगन, वो पूरा दिल मन लगा जान लगा के हमको चल देना चाहिए। और ये सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि जैसे हमने आगे भी एग्जाम्पल्स में देखा। और हमारी ये आदत है कि हम पहले नेगेटिविटी को सोचते हैं, तो इस चीज से हमको थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो जागरूक होते हैं इस विषय को लेके, और असफलता उनको मिलती है जो असफलता को लेके जागरूक होते हैं। तो इन चीजों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और एक है हमारा हैबिट की जिस चीज को हम नहीं समझ सकते हैं या सोच सकते हैं, उसके विषय में हम मतलब मानना ही नहीं चाहते, उसको हम मानना ही नहीं चाहते, उसको हम जानना ही नहीं चाहते। अपने ही सोच में बस हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हमको अपने सोच विचार और मन और दिल को बड़ा करना है, तो हम जरूर हासिल कर पाएंगे वो जो हमने इच्छा की है। और और एक ये है कि हाँ, वही वो मतलब ना नहीं, ठीक है, एक और चांस, दूसरी बार तीसरी बार चांस लेते रहो, हो जाएगा। तो अपने अंदर भी वो आएंगी वो मतलब प्रबल इच्छा, जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक ये तीसरा वाक्य जो ये बताते हैं, सॉरी चौथा जो कि इम्पॉसिबल फोर्ड V8 मोटर। आपने तो सुना है हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी एक कार की कंपनी है जो जिसके एक्चुअली इन्वेंटर रहे हैं हेनरी फोर्ड। और इनकी इच्छा थी कि वो एक ऐसे इंजन बनाए जिसको जिसमें कि 8 सिलेंडर को एक बॉक्स के अंदर फिट किया जाए। तो उन्होंने अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा कि मतलब मुझे एक ऐसा मोटर बनाओ जिसमें ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये कैसे होगा, ये आप लोग सोचे और इस पर रिसर्च थोड़ा करें। तो फिर सब कर्मचारी लोग गए और काम पे लग गए। और लेकिन उनके उसमें था कि मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि हम ऐसा कोई मोटर बनाए जिसमें कि 8 सिलेंडर एक ब्लॉक के अंदर फिट हो जाए। और ये अगर मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि फोर्ड V8 मोटर जो है वो एक्चुअली रेसिंग कार्स में लगता है, जो बहुत अच्छा साउंड आता है ना, मतलब हम सुनते हैं जब रेसिंग कार चलता है। तो उसकी खासियत एक्चुअली फोर्ड को जाती है। ये उन्हीं का दिया हुआ वो मशीन मोटर है जिसकी वजह से वो साउंड इफेक्ट आता है। तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोग के लिए। तो उनके इंजीनियर लगे पड़े रहे, 6 महीने बीत गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर और 6 महीने बीत गए। हेनरी फोर्ड लेकिन फिर भी अपना सपना जो था ना उनका, वो पकड़े रहे। और वो फिर दोबारा से साल भर के बाद अपने इंजीनियरों को वापस बुलाया कि भाई आओ, आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो इस प्रोजेक्ट को लेके। तो उनमें से कोई भी ऐसा कुछ मतलब बताया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे ज्यादा किताब में लेखक ने बताया नहीं।
कि उनको जैसे एक होता है ना मैजिक वॉन्ड, मतलब एक जादू की छड़ी, जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया फोर्ड का। और ये उस वक्त, ये जो उन्होंने सोचा था बहुत गहराई से, और उनकी बहुत दिली तमन्ना थी, वो फाइनली, मतलब वो उनको वो उस वक्त वो आइडिया आया। मतलब 1 साल तक ये प्रोजेक्ट ऐसे ही लटकता रहा, लेकिन फाइनली उन्होंने ये कर लिया। तो ये हम अ, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें से हम यही सीख सकते हैं कि मतलब वो इच्छा जो है ना, वो इच्छा को पकड़े रखना है। तो उनकी जो ये इच्छा थी, वो साल भर ऐसे नहीं कि निराश हो गए और फिर छोड़ दिया, नहीं, वो लगे पड़े रहे कभी ना कभी, तो मतलब जरूर ये हो जाएगा। और सही में ऐसा हो गया, और उनकी मोटर काफी मतलब प्रसिद्ध हुई, और Formula 1 रेसिंग कार्स और ये सब में लगते हैं उनके इंजन्स। और फोर्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है कार की, जो हम देखते हैं शायद, अगर ध्यान देते हैं रोड में, तो फोर्ड की गाड़ियां भी आपको दिखती होंगी। तो ये है हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है। और उनकी लाइफ के बारे कि हम उस उसमें से हम अपने लिए क्या ले सकते हैं। फिर ये लेखक बताते हैं इस पुस्तक में आगे कि अ, एक कवि थे, उनका नाम है, वो ब्रिटिश के थे, उनका नाम है विलियम हेनले। उन्होंने ये एक कविता लिखी थी जिसका नाम था आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड द कैप्टन ऑफ माई सोल। मतलब हम अपने भाग्य के निर्माता है, और अपनी आत्मा की हम मास्टर है। राइट, इफ आई एम नॉट, हाँ, कैप्टन, हम कप्तान हैं। तो हम अपने भाग्य के निर्माता है, और अपने आत्मा के कप्तान है। अगर हम इसको पकड़े रहे और इस पर चल दे, तो हम सभी वो जो कुछ भी सपने अपनी लाइफ में संजोए, चाहे वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो, चाहे वो अपना करियर लाइफ में हो, या पढ़ाई के इस क्षेत्र में हो, तो इसमें से हम सीख सकते हैं। और उन्होंने जब इस कविता को लिखी थी, तो मतलब ना, वो तो एक कवि थे, तो वो कवि के फॉर्म, कविता के फॉर्म में लिख दिए, पर उसमें वो राज छिपी है, जिस राज के बारे में सीमा मैम हमको सुबह बता रही है सेशन में। अगर आप लोग ज्वाइन करते होंगे और सुन रहे होंगे, तो जादू किताब जो है, जादू एंड सीक्रेट, मैजिक एंड सीक्रेट, दोनों ही किताब जो है, वो इस किताब से, थिंक एंड ग्रो रिच, इससे मतलब इंस्पायर्ड है वो। तो कुछ पॉइंट्स जो वहां पे है, वो एक्चुअली यहाँ यहाँ पे भी है। तो उसमें वही बताया है कि आप अपने सोच विचार को थोड़ा बड़ा करिए, और उसके उसके बारे में इतना सोचिए, इतना सोचिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम ऊर्जा है, हम अपने आप को जानते हैं कि हम ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा होने के नाते हम वो वातावरण में जाता है, और वातावरण में ऐसी परिस्थितियां बनेगी, ऐसे लोग आएंगे, और मतलब ये सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो हम उसमें ये कविता में वो बताया है। लेकिन ये कविता के फॉर्म में था, और वे कोई दार्शनिक नहीं थे। तो बस एक कविता लिख दी, अब जो पढ़े, जो समझे, वो, और जिनको ये टच किया, वो अपनी लाइफ में मतलब इसको उतार पाए। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए नेपोलियन हिल ने इसको किताब में लिखा है। और बताया है कि हम अब इतना सोचे कि उस वो मैसेज यूनिवर्स में जाए, और यूनिवर्स में जाने के बाद वो मटेरियलाइज होके हमारे पास आता है, तो एक मैग्नेटिक पावर जनरेट होता है। तो ये है। और फाइनली नेपोलियन हिल बताते हैं कि वो जब एक बार ऐसे लेक्चर दे रहे थे कॉलेज में, अपने यूएस में ही, वर्जीनिया सैलम कॉलेज में, और उस लेक्चर में एक उन्होंने इस हेनरी फोर्ड के एग्जाम्पल को उसके ऊपर उन्होंने बताया कि वो इच्छा प्रबल शक्ति जो उनके अंदर थी, उसको विस्तार में बताया। और उसमें एक जो उनका विद्यार्थी था, वो सुन के इतना टच्ड हो गया, वो, कि उसी वक्त उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे भी ये करना है, जो उनकी मन मन की इच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो, मतलब लेकिन करनी है। तो उससे वो उनको प्रोत्साहन मिलता है, और
वो क्या, उनको इच्छा होती है कि वो लोगों की सेवा करे, तो किस फॉर्म में कर सकते थे। तो उस टाइम रोजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनके उसमें वो एक कांग्रेसमैन बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, और उस दौरान उनको ये मौका मिलता है कि वो लोगों की सेवा कर सके अच्छे से। तो वो एक थैंक यू और एक लेटर लिखते हैं ऑथर को, फाइनली लास्ट जो हम कंप्लीट करते हैं इस किताब को, सेकंड चैप्टर को, उसमें वो वही वो लिखते हैं कि थैंक यू सर, जो आपने उस दिन वो लेक्चर दी थी। उस लेक्चर हेनरी फोर्ड की लाइफ से मुझे ज्ञात हुआ, और मुझे वो हिम्मत मिली, मुझे वो सोचने और समझने और किसी चीज को इतनी चाहने की वो आई कि मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो वो कर पाए। तो फाइन, उनका नाम था जेनिंग्स रैंडोल्फ। और कुछ जो सर ने मुझे किताब दी है हिंदी में, उसमें थोड़ा सा बिल गेट्स के बारे भी है, और हाँ, बिल गेट्स कैसे। तो आई थिंक उस पे हम नहीं जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सबों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है, आशा है कि इस किताब से हम अपने जीवन में इसको हम उतार पाए, और इस पे मनन चिंतन करें, ताकि हम वो हासिल कर पाए जो जो हमारी दिली तमन्ना